गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आया हूं, लेकिन उससे पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे कल मैसेज में बोला था, सर ये क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम उसको आ रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलय है ऑक्सैलिक अम्ल जो 11 ग्राम है, जल में घोलकर इसको विलयन बनाया गया है। विलयन का जो घनत्व दिया हुआ है वो 8.1 ग्राम पर ml है। विलयन का आयतन 500 ml है। तो विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से देखें। भार प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो मैं पहले बता चुका हूं आपको। भार प्रतिशत बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का भार, और विलयन का भार ग्राम में होना चाहिए, मैं बताया है पहले आपको, इंटू 100। अब देखिए कि भार प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए हमें विलय की ग्राम में मात्रा चाहिए, विलयन का भार चाहिए। अब विलय की ग्राम में मात्रा तो हमें दी हुई है, ऑक्सैलिक अम्ल 11 ग्राम दिया हुआ है। तो 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल विलय की ग्राम में मात्रा हो गई, जिसको हम WA भी लिख सकते हैं, WA। तो WA हमको दिया हुआ है 11 ग्राम। तो ये तो हमें पता है, लेकिन विलयन का भार नहीं पता। विलयन का भार पता करेंगे, पर कैसे करें? विलयन का घनत्व दिया हुआ है और विलयन का आयतन दिया हुआ है। घनत्व और आयतन से ही हम विलयन का भार पता करेंगे। प्यारे बच्चों, WA बराबर 11 ग्राम विलय की ग्राम में मात्रा हमें दी है। अब विलयन का भार हमें पता करना है, लेकिन विलयन का भार पता करने के लिए हमें दो चीजें दी गई हैं। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml, विलयन का घनत्व दिया है, घनत्व बराबर 1.1 ग्राम पर ml, और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया है बराबर 500 ml। आप जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब हमारे पास घनत्व है और आयतन है, और द्रव्यमान हमको पता करना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन। क्लियर? अब घनत्व और आयतन को गुणा करेंगे और विलयन का भार हमारे सामने होगा, जिसे हम ज्ञात कर लेंगे। तो विलयन का भार क्या आ जाएगा, देखते हैं। विलयन का भार आ जाएगा, विलयन का भार बराबर घनत्व कितना है 1.1 ग्राम पर ml, और आयतन कितना है 500 ml। यही तो है, घनत्व गुणा आयतन। ml से ml कट जाएगा, और 500 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 550 ग्राम आ जाएगा। ml कट गया, 550 ग्राम। अब देखो विलयन का भार आ गया। विलय का भार आपको कितना दिया हुआ है 11 ग्राम, जो मैं पहले इसी क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। तो विलयन का भार तो हमारे पास 550 ग्राम, और विलय का भार 11 ग्राम। विलय का भार 11 ग्राम है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑक्सैलिक अम्ल का भार। विलय का भार बराबर 11 ग्राम। तो भार प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे? भार प्रतिशत बराबर विलय का भार 11 बटे विलयन का भार 550 गुणा 100। 11 पंजे 55, 50 दूनी 100। तो भार प्रतिशत कितना आ जाएगा 2%। मैं आशा करता हूं जिस बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसको वो अब आसानी से इसे सॉल्व कर लेगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे एक बार और कांटेक्ट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मेरा अगला टॉपिक जो है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पिछले क्लास में मैं आपको ये बता चुका था वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई शुद्ध विलायक है, अगर इस शुद्ध विलायक में
कोई अवाष्पशील विलय घोलकर विलयन बनाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी होना कहते हैं। भाई विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है, ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, फिर भी बता देता हूं कि जब अवाष्पशील विलय विलायक में मिलाते हैं तो विलयन की सतह के कुछ क्षेत्रफल को अवाष्पशील विलय के जो अणु हैं वो घेर लेते हैं, जिसके कारण विलयन की जो वाष्प है वो कम मात्रा में बनती है, इसलिए विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो विलायक से विलयन का वाष्प दाब कितना कम हुआ, यदि मैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0B मानूं और विलयन का वाष्प दाब P मानूं तो कितनी कमी हुई, वाष्प दाब में होने वाली अवनमन या वाष्प दाब में होने वाली कमी होगी P0B माइनस P, यानी इसके वाष्प दाब में से इसके वाष्प दाब को घटाएंगे उतनी ही कमी होगी। तो वाष्प दाब में अवनमन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इसकी परिभाषा यह है बच्चों, यदि वाष्प दाब के अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दिया जाए, यदि वाष्प दाब के अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दिया जाए तो उसे हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब के अवनमन कितना है P0B माइनस P। यदि वाष्प दाब के अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0B का भाग लगा दिया जाए तो इसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब के अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगाने से प्राप्त होता है, जिसका फार्मूला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर P0B माइनस P अपॉन P0B। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राउल्ट के नियम के दो स्टेटमेंट है, दो कथन है। पहला है द्रव द्रव विलयन के लिए, इस लाइन को समझिए, द्रव द्रव विलयन के लिए मतलब विलय भी द्रव और विलायक भी द्रव। अब विलय द्रव है तो वो वाष्पशील होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। पहला राउल्ट का नियम हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, द्रव द्रव विलयन के लिए। द्रव द्रव विलयन का मतलब इसमें विलय भी द्रव विलायक भी द्रव। विलय द्रव है तो वाष्पशील होगा, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। प्यारे बच्चों इसको समझने के लिए देखिए, मैं एक विलयन बना रहा हूं जिसमें दो द्रव ले रहा हूं, एक द्रव A है एक द्रव B है। A यहां पर क्या है, विलय है, A यहां पर विलय है, और B क्या है यहां पर, B यहां पर विलायक है। थोड़ा ध्यान से समझना, विलय A है विलायक B है, दोनों ही द्रव हैं। अब मैं क्या मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि विलय A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0A है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का मतलब जो विलयन से पहले जब A अलग था तब उसका वाष्प दाब P0A है। विलय के मोल भिन्न XA हैं और विलय का आंशिक दाब PA है। इसी प्रकार विलायक B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0B है। विलायक B के मोल भिन्न XB हैं और विलायक B का आंशिक दाब जो है वो PB है। ये चीज मैं मान लेता हूं। अब विलयन का कुल दाब कितना होगा, विलयन का जो कुल दाब होगा वो विलय A के आंशिक वाष्प दाब PA और विलायक B के आंशिक वाष्प दाब PB के योग के बराबर होगा। इस विलयन का कुल दाब A के आंशिक दाब PA और B के आंशिक दाब PB के योग के बराबर होगा। देखिए राउल्ट के नियम का पहला कथन क्या है, राउल्ट के नियम का जो पहला कथन है, पहला कथन उसको समझना कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब, ध्यान दें सुनना, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल भिन्न और उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। फिर समझना, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब, जैसे A है तो A का आंशिक दाब PA
उस अवयव के मोल भिन्न क्या है x है, और उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता राउल्ट के नियम के कथन से कि जो A का आंशिक दाब है वो A के मोल भिन्न x से गुणा A के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P नॉट A के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसे ही क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या B का आंशिक दाब PB किसके बराबर होगा, B के मोल भिन्न XB और B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P नॉट B के गुणनफल के बराबर होगा। राइट, राउल्ट के नियम का कथन क्या है द्रव द्रव विलयन के लिए, किसी अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल भिन्न और उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो A का आंशिक दाब जो है PA वो A के मोल भिन्न x से और A के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P नॉट A के गुणनफल के बराबर। इसी प्रकार B का जो आंशिक दाब है PB वो B के मोल भिन्न XB और B के आंशिक वाष्प दाब P नॉट B के गुणनफल के बराबर होगा। तो अगर मैं दोनों मान यहाँ रख दूं तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता P बराबर, ध्यान दें P बराबर PXA इंटू P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट B, ये लिख सकता हूं मैं। देखिए बच्चों, राउल्ट के नियम में मैंने आज तक यहां तक आपको करा रहा हूं, अगले वीडियो में मैं यहां से आगे इसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा, तब आप और इसको ध्यान से देखना। आज मैंने जितना बताया है इसको पढ़ना, और जो मैं नोट्स सेंड कर रहा हूं आगे के भी कर रहा हूं उनको आप एक बार लिख लें, उनको भी पढ़ लें और वीडियो को भी देख लें, तो आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।